नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपी 5 निलंबित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा से पहले दवाइयां ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की सलाह जारी की। और मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ में घने से बहुत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि पिपरहवा अवशेषों का 1898 में पता चला था और प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये प्रदर्शनी नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें 1 सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए उन अवशेषों को पहली बार एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। वर्ष 1898 में खोजे गए पिपरहवा के अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पिपरहवा को प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ते हैं, जो व्यापक रूप से वो स्थान माना जाता है जहाँ भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था। ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के गहरे और निरंतर सभ्यतागत संबंध को प्रदर्शित करेगी। ये पहले भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऋषु जायसवाल और आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को 5 निलंबित राज्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन अधिकारियों पर मतदाता सूची में फर्जी या फिर अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल करने का आरोप है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही इन सभी निलंबन का आदेश दिया था और राज्य के मुख्य सचिव को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। हालांकि निलंबन के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेटों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बरईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी देवोत्तम दत्ता चौधरी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथागत मंडल, मोयना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी बिप्लब सरकार, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुदीप्ता दास और डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हल्दर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर ग्रोक एआई पर अश्लील सामग्री हटाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अश्लील सामग्री बनाने और साझा करने के लिए ग्रोक एआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में मंत्रालय ने एक्स के इंडिया ऑपरेशन के मुख्य अनुपालन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि उपयोगकर्ता ग्रोक एआई सेवा का दुरुपयोग कर के फर्जी खाते बना रहे हैं और महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो अपमानजनक या भद्दे तरीके से होस्ट जनरेट, प्रकाशित या साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। प्रगति ने प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी और समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। ये मंच सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो केंद्र, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर एक साथ लाता है।
ये केवल एक निगरानी मंच नहीं बल्कि शासन सुधारों के लिए भी एक मंच के रूप में उभरा है। आज इस विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर एक रिपोर्ट। मुंबई नागपुर झारसुगड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जिसे भारत के राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में लगभग 1702 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परियोजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 8,255 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। पिछले वर्षों में परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें पाइपलाइन बिछाने में रुकावटें, जमीन के टुकड़ों के अधिग्रहण में देरी, तय टाइगर कॉरिडोर से गुजरने वाले 53.7 किलोमीटर के हिस्से के लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस में देरी शामिल थी। इन रुकावटों को देखते हुए 28 जून 2023 को प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद इसमें काफी तेजी देखी गई। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने सभी संबंधित एजेंसियों को एक ही कार्यान्वयन प्लेटफॉर्म पर ला दिया। महाराष्ट्र सरकार की सक्रिय मदद से भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल किया गया और अगस्त 2024 में अधिग्रहण पूरा हुआ। मुंबई नागपुर झारसुगड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का एक विशेष संवेदनशील हिस्सा महाराष्ट्र में एक तय टाइगर कॉरिडोर से गुजरता है जो नागपुर, भंडारा और गोंदिया वन विभागों तक फैला हुआ है, जहां दिसंबर 2024 में अनुमति आखिर मिल गई। पुरानी रुकावटें दूर होने के बाद परियोजना तेजी से आगे बढ़ी और अब लगभग 98% जमीनी स्तर पर काम हो चुका है। इसके पूर्ण होने का लक्ष्य अगले महीने तक रखा गया है। मुंबई नागपुर झारसुगड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्रगति क्रियाविधि के तहत समीक्षा किए गए सभी मुद्दे पूरी तरह से हल हो गए हैं। यह दिखाता है कि प्रगति मैकेनिज्म कैसे जटिल और विस्तृत अधिकार क्षेत्रों वाले ऊर्जा अवसंरचना के प्रभावी प्रतिपादन को संभव बनाता है। सुपर्णा साइकिया के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए बनाई गई प्रमुख पहल प्रगति से परियोजनाओं और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है। नई दिल्ली में प्रगति के परिणामों पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सोमनाथन ने कहा कि अब तक प्रगति की 50 बैठकें हो चुकी हैं। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रगति कार्यक्रम से बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को गति मिली है। It is not enough to increase. पूंजीगत परियोजनाओं पर प्रभावी ढंग से धन खर्च करने के लिए केवल बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। परियोजनाओं को वास्तव में लागू करने की क्षमता भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया अक्सर धन आवंटित करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन होती है। यह बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि प्रगति प्रणाली के बिना बढ़े हुए पूंजीगत व्यय को जमीन पर उतार पाना बहुत कठिन होता। बजट आवंटन तो संभव था, लेकिन वास्तविक खर्च शायद प्रगति प्रणाली के बिना संभव नहीं हो पाता। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष की नीतियों से प्रगति को नई दिशा मिली और इरादों के सार्थक परिणाम मिले। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है। 2025 के दौरान वित्त क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट। 2025 में समानता, नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दुनिया भर में बड़ी पहचान मिली। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया। भारत का जीनी इंडेक्स 25.5 रहा, जो चीन, अमेरिका और सभी G7 तथा G20 देशों से बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने बताया कि भारत में अमूर्त संपत्तियों में निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। गरीबी कम करना भारत की बड़ी उपलब्धि रही है। पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की संस्कृति और नवाचार की पहचान भी बढ़ी है। यूनेस्को से सम्मान मिला है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। नितिका के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसका लक्ष्य पात्र आवेदकों को अतिरिक्त समय देकर व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा से पहले दवाइयां ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति लेने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने देश में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले लोगों को दवाएं ले जाने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा मंच शुरू करने के बाद ये परामर्श जारी किया। NCB ने यात्रियों को सऊदी अरब की प्रतिबंधित दवाओं की आधिकारिक सूची देखने को भी कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करते हैं तो अमेरिका उस पर कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े ईरान के हथियार और ड्रोन नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का अनुमान है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में ग्रैप के तीसरे चरण को वापस ले लिया है। इससे निजी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों, खनन तथा संबंधित कार्यों को तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। भारतीय पुरुष अंडर-19 क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज बेनोनी के विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। आयुष म्हात्रे कलाई की चोट के कारण इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी भारत की कप्तानी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद जागृति। इंदौर दूषित पेयजल घटना दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, इंदौर में जानलेवा लापरवाही से 15 लोगों की मौत के बाद जागा तंत्र, कार्रवाई शुरू। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, लिखता है नवभारत टाइम्स। जनसत्ता के अनुसार हाईकोर्ट ने दिया टैंकर से आपूर्ति का आदेश। पत्र ने इस घटना में 6 महीने के मासूम की मौत के मार्मिक पहलू को त्रासदी शीर्षक से प्रमुखता दी है। नानी ने ठुकराया मुआवजा, पूछा क्या इससे बच्चा वापस आ जाएगा। 10 साल की मन्नतों के बाद हुआ था बच्चे का जन्म। अमर उजाला ने विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। नागरिकों की रक्षा के लिए जो जरूरी होगा करेंगे, कहा दुर्भाग्य से पड़ोसी बुरे, आतंक और पानी साथ नहीं चल सकते। सामाजिक सुरक्षा के ड्राफ्ट नियम जारी होने पर दैनिक भास्कर ने बड़ी राहत शीर्षक से लिखा है, गिग वर्कर्स साल में 90 दिन काम तो पेंशन, बीमा सब कुछ। 16 की उम्र के बाद गिग वर्कर्स को सरकार के पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपी 5 निलंबित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ में बहुत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।